नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली वन लाइनर्स 24 मार्च 2022। आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स कौन कौन सा है चेक करते हैं। बिप्लोबी भारत गैलरी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी शहीद दिवस के दिन मतलब 23 मार्च को वर्चुअली इनॉग्रेट किया है बिप्लोबी भारत गैलरी एट विक्टोरिया मेमोरियल हॉल इन कोलकाता। तो इस गैलरी में इंडिपेंडेंस मूवमेंट से रिगार्डिंग काफ़ी डिस्प्लेज हैं, हमारे फ्रीडम फाइटर्स, रेवोल्यूशनरीज, इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में काफ़ी डिस्प्लेस आपको इस गैलरी में देखने को मिलेगा। तो नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेट करते वक्त ये भी बोला है, सिमिलर लाइंस में हमने डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल दिल्ली में इनॉग्रेट किया था और भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क रांची, जो झारखंड का कैपिटल है, उधर इनॉग्रेट किया था। तो अब बिप्लोबी भारत गैलरी विक्टोरिया मेमोरियल हॉल इन कोलकाता में। अगला है नागालैंड असेंबली गो पेपरलेस। नागालैंड स्टेट असेंबली देश का पहला स्टेट असेंबली बना है जो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया है। मतलब नागालैंड स्टेट असेंबली में जितने भी लेजिस्लेचर बिजनेस होगा वो डिजिटली होगा, पेपर का इस्तेमाल नहीं करेगा। वैसे नागालैंड असेंबली में टोटल 60 सीट्स है, तो नागालैंड असेंबली सेक्रेटरीट हर एक मेंबर के सीट पर एक टैबलेट और ई बुक अटैच किया है जिससे वो हर हाउस बिजनेस एक्टिविटीज को डिजिटली एक्सेस कर सकता है। लाइक रूल्स ऑफ प्रोसीजर, लिस्ट ऑफ बिजनेस, नोटिस, बिल्स, स्टार्ड और अनस्टार्ड क्वेश्चंस, आंसर्स, कमिटी रिपोर्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे NEVA नेशनल ई विधान एप्लीकेशन एक डिवाइस न्यूट्रल एंड मेंबर सेंट्रिक एप्लीकेशन है क्रिएटेड टू इक्विप देम टू हैंडल डाइवर्स हाउस बिजनेस स्मार्टली एंड डिजिटली। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो नागालैंड स्टेट असेंबली NEVA प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया है। इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का मैप भी डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है फिर भी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछते हैं। मैं आपको 2-3 टिप्स दूंगा ये मैप को याद रखने के लिए। आप सबको पता है टोटल 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ठीक है। और एक सिक्किम भी है जिसे कभी कभी ब्रदर स्टेट भी बोलते हैं क्योंकि 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को सिस्टर स्टेट्स भी बोलते हैं। ये बात आपको पता होगा। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, सिक्किम जो है कोई भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है क्योंकि बीच में वेस्ट बंगाल आता है। इस एरिया को कभी कभी चिकन नेक भी बोलते हैं, ये बात आपको पता होगा। नाउ कमिंग टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। सबसे लार्जेस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश है, आप इस मैप में देख ही सकते हो। अब आसाम ऐसा एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जो सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ अपना बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। तो मैप जब आप याद रखोगे तो आपको एक चीज सॉलिडली स्टोर करना होगा कि सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का बाउंड्री आसाम से तो मिलता है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यह है, सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का इंटरनेशनल बाउंड्रीज है जिसमें त्रिपुरा, मेघालय, देखिए त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम एंड आसाम, आसाम जो है, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम एंड आसाम जो है बांग्लादेश के साथ अपना बाउंड्री शेयर करते हैं टोटल 1880 किलोमीटर का। और मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश, देखिए मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश जो है म्यांमार के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है 1640 किलोमीटर का। समझ गए। तो इसमें कॉमन कौन सा स्टेट है आपको दिख ही रहा होगा, मिजोरम जो है कॉमन है। मिजोरम बांग्लादेश के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है और म्यांमार के साथ भी बॉर्डर शेयर करते हैं। ऐसा कोई और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट नहीं है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओनली मिजोरम हैज 2 इंटरनेशनल बाउंड्रीज। अब आप आसाम का राइट साइड में देखिए, आपको 3 स्टेट्स दिखाई देगा, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। नमामि करके आप याद रख सकते हो। इस तरह याद रखने से आपको बाउंड्री स्टेट्स के बारे में बिल्कुल आइडिया हो जाएगा। अब देखिए नागालैंड की बात कर लेते हैं। नागालैंड का एक बाउंड्री तो आसाम होगा क्योंकि मैंने आपको बता दिया हर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का एक बाउंड्री तो आसाम से बनते हैं। आप देखिए नागालैंड का एक बाउंड्री आसाम, इसके अलावा ना के नीचे माँ है तो मणिपुर तो होगा ही होगा, ठीक है। इसके अलावा नागालैंड के ऊपर अरुणाचल प्रदेश का थोड़ा सा पार्ट आता है, इसलिए नागालैंड टोटल 3 इंडियन स्टेट से अपना बाउंड्री शेयर करते हैं, आसाम, अरुणाचल प्रदेश एंड मणिपुर। अब मणिपुर की बात करते हैं। ऑब्वियसली मणिपुर के ऊपर नागालैंड है, नीचे मी फॉर मिजोरम है, तो नागालैंड मिजोरम तो होगा ही होगा। इसके अलावा आसाम तो वैसे आपको जोड़ना ही जोड़ना है। नाउ मिजोरम की बात करते हैं। मी का ऊपर मा तो है तो मणिपुर तो हो गया और आसाम भी आप जोड़ सकते हो। इसके अलावा मिजोरम के वेस्टर्न साइड में आपको त्रिपुरा दिख रहा है, ठीक है, त्रिपुरा। अब मेघालय, मेघालय आप इजीली याद कर सकते हो क्योंकि मेघालय ऐसा एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जो केवल आसाम से अपना बॉर्डर शेयर करता है। एकदम आइसोलेटेड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आप बोल सकते हो। बाकी जितने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनका बाउंड्री एक से ज्यादा स्टेट से मिलता है, पर मेघालय देखिए एकदम आसाम का पार्ट जैसे दिख रहा है आपको, ओनली आसाम से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं
फिर एक इंटरनेशनल बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ। तो इस तरह आप इस मैप को ध्यान रखिएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको क्या बोला था, मिजोरम के बारे में। मिजोरम ऐसा एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जिसका 2 इंटरनेशनल बाउंड्री है, ईस्टर्न साइड में म्यांमार और वेस्टर्न साइड में बांग्लादेश। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। अगला है हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। देखिए वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट का एक रिपोर्ट के हिसाब से कुवैत रीच्ड ए स्कोचिंग टेम्परेचर ऑफ 53.2 डिग्री सेल्सियस, मतलब 127.7 डिग्री फ़ारेनहीट, मेकिंग इट अमंग द हॉटेस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ। ठीक है, आजकल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज इवेंट्स हो रहा है, जिसकी वजह से टेम्परेचर वैसे ही ज़्यादा हो रहा है। और ये जो वेस्ट एशियन कंट्रीज है जहां समर सीजन में बहुत गर्म हो जाता है, उधर का टेम्परेचर तो हद से ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो 53.2 डिग्री सेल्सियस मतलब आप इमेजिन कर सकते हो। वैसे रिसेंटली एक स्टडी हुआ था, इसमें से ये पता चला बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी कुवैत सिटी के बाहर निकलना मतलब लाइफ थ्रेटनिंग होगा। वैसे कुवैत सिटी इज द कैपिटल ऑफ कुवैत। ठीक है, नाउ a recent study also linked 67% of heat related deaths in the capital is due to climate change। देखिए जितना हीट रिलेटेड डेथ्स हो रहा है ना कुवैत में, बेसिकली कुवैत का कैपिटल कुवैत सिटी में, उसका 67% जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है। और कंट्री जो है अभी भी इलेक्ट्रिसिटी जो है ऑयल बर्न करके जनरेट कर रहा है। और कुवैत जो है वन ऑफ द टॉप ग्लोबल कार्बन एमिटर्स पर कैपिटा भी है। ठीक है, तो उनका टेम्परेचर तो बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि उनका जो कार्बन एमिशन है वो भी ज़्यादा है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब आप कुवैत का मैप देख लीजिए, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वेस्ट एशियन कंट्री जिनका ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। कुवैत दिनार का जो एक्सचेंज रेट है हमेशा सबसे ऊपर रहता है, ये बात आपको पता होगा। कुवैत इराक के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, सऊदी अरेबिया के साथ करते हैं, और पर्शियन गल्फ है इधर। और ये जो पार्ट है येलो कलर में, वन ऑफ द वेस्ट एशियन कंट्री का एक पार्ट है। वो कौन सा कंट्री है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये जो दिख रहा है ना दोस्तों येलो कलर में जहां अल अहमदी लिखा है, ये एक्चुअली एक वेस्ट एशियन कंट्री का पार्ट है और वो सऊदी अरेबिया नहीं है। ये कौन सा कंट्री का पार्ट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला है हॉटेस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ। देखिए वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट का एक रिपोर्ट के हिसाब से कुवैत रीच्ड ए स्कोचिंग टेम्परेचर ऑफ 53.2 डिग्री सेल्सियस, मतलब 127.7 डिग्री फ़ारेनहीट, मेकिंग इट अमंग द हॉटेस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ। देखिए आजकल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है, एवरेज टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा है। अब कुवैत जैसा वेस्ट एशियन कंट्रीज में ये जो राइज ऑफ टेम्परेचर है वो हद से ज़्यादा हो रहा है। 53.2 डिग्री सेल्सियस मतलब आप इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, और एक स्टडी के हिसाब से ये बताया गया था बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी साइंटिस्ट से बीइंग आउटसाइड इन कुवैत सिटी कुड बी लाइफ थ्रेटनिंग। कुवैत सिटी जो कुवैत का कैपिटल है उसका बाहर निकलना लाइफ थ्रेटनिंग होगा बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी। इतना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, एंड ए रीसेंट स्टडी ऑल्सो लिंक 67% ऑफ हीट रिलेटेड डेथ्स इन द कैपिटल टू क्लाइमेट चेंज। जितना हीट रिलेटेड डेथ्स हो रहा है कुवैत सिटी में, उसका 67% जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। और देखिए कुवैत जो है अपना जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो फॉसिल फ्यूल बर्न करके ही करते हैं। वन ऑफ द टॉप ग्लोबल कार्बन एमिटर्स पर कैपिटा है कुवैत। तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए कुवैत का जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा है। अब ऑब्वियस ही बात है उधर टेम्परेचर उसके हिसाब से इंक्रीज होगा ही होगा। ठीक है, अब कुवैत का मैप देखिए आप। कुवैत इराक सऊदी अरेबिया से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। ईस्टर्न साइड में पर्शियन गल्फ है, आपको इधर दिख रहा है। बूबियन आइलैंड आपको इधर दिख रहा है। एक बार एक क्वेश्चन आया था इस आइलैंड के बारे में, तो बूबियन आइलैंड इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ कुवैत, राइट। अगला है फर्स्ट फीमेल यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डाइस। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पहला फीमेल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मैडलिन अल्ब्रेट का डेथ हुआ है। शी वाज ए चाइल्ड रेफ्यूजी फ्रॉम नाजी एंड देन सोवियत डोमिनेटेड ईस्टर्न यूरोप। तो देखिए दोस्तों, मैडलिन अल्ब्रेट जो है एक चाइल्ड रेफ्यूजी थी नाजी से, उधर से वो पहला यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तक बनी। तो काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। एंड शी डाइड ऑफ कैंसर एंड शी वाज 84। ए लाइफ लॉन्ग डेमोक्रेट हु नॉनदलेस वर्क टू ब्रिंग रिपब्लिकन्स इनटू अ ऑर्बिट। तो बेसिकली वो रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करती थी। फॉर्मर प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने इनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का अपॉइंटमेंट दिया था। उससे पहले वो यूएस एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशंस भी रही है। एंड जब वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, शी वॉज द हाइएस्ट रैंकिंग वुमन इन द हिस्ट्री ऑफ यूएस गवर्नमेंट। तो यूएस गवर्नमेंट हिस्ट्री में हाइएस्ट रैंकिंग वुमन थी जब वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए प्रेजेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है। उनका नाम तो अक्सर न्यूज में आते हैं। अगला है एबल प्राइज फॉर 2022। नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स एबल प्राइज फॉर द ईयर 2022 अवार्ड किया है अमेरिकन मैथमेटिशियन डेनिस पार्नेल सुलिवान को। ये जो एबल प्राइज अवार्ड है ये एनुअली ग्रांट करते हैं फॉर रिसर्च इन मैथमेटिक्स। तो आप मैथमेटिक्स से रिलेट कर सकते हो एबल प्राइज को। एंड दिस इज गिवन इन कमेमोरेशन
ऑफ द ब्रिलियंट 19th सेंचुरी नॉर्वेजियन मैथमेटिशियन नील्स हेनरिक एबल। तो नील्स हेनरिक एबल एक नॉर्वेजियन मैथमेटिशियन थे, उनके नाम पर एबल प्राइज अवार्ड करते हैं। तो नील्स हेनरिक एबल मेमोरियल फंड जनवरी 1, 2002 का एस्टैब्लिश किया था, और ये जो फंड है इन्हें नॉर्वेजियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एडमिनिस्टर करते हैं। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, नोबेल प्राइज के बारे में आपने सुना होगा। नोबेल प्राइज कौन ग्रांट करते हैं? वो भी नॉर्वेजियन पार्लियामेंट जो है वो देते हैं। उनका एक एमपीज का कमेटी रहता है, वो डिसाइड करते हैं किन किन को नोबेल प्राइज देना है। तो जो एबल प्राइज है ये भी आप नॉर्वे से रिलेट कर सकते हो, दोनों दो प्रेस्टिजियस अवार्ड्स हैं, ठीक है। और ये जो डेनिस पार्नल सुलिवान साहब है, इन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस दिया है टोपोलॉजी में। क्या है टोपोलॉजी? टोपोलॉजी इज ए फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच वाज बोर्न इन द 19th सेंचुरी, हैज टू डू विद द प्रॉपर्टीज ऑफ सरफेसेस दैट डू नॉट चेंज व्हेन दे आर डिफॉर्म। देखिए टोपोलॉजी बेसिकली सरफेसेस के प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी है, जो अपना प्रॉपर्टीज चेंज नहीं करते जब इन्हें डिफॉर्म करते हैं। कोई भी एक सरफेस जब इन्हें आप डिफॉर्म करते हो ना, तो उनके प्रॉपर्टीज वो चेंज नहीं करते, उसके बारे में पढ़ाई है टोपोलॉजी। अब इसके बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं है मुझे, बस एक फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स है, ये आप समझ लीजिएगा। फाइनल न्यूज, थामी टेक्स ओथ एज उत्तराखंड सीएम। पुष्कर सिंह धामी टुक ओथ एज उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर बिगिनिंग हिज सेकंड टर्म। तो इनका सेकंड टर्म है। आप सबको पता होगा पुष्कर सिंह धामी साहब जो है इलेक्शंस में हारे थे, उनको आप चीफ मिनिस्टर तो बना दिया है, पर 6 महीने के अंदर उन्हें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनना होगा, मतलब कोई भी एक सीट से जीत के आना होगा, नहीं तो इनको अपना चीफ मिनिस्टर का पद जो है छोड़ना पड़ेगा। आर्टिकल 164 में इसके बारे में क्लियरली लिखा है। देखिए आर्टिकल 164 क्लोज 1 क्या कहता है? चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो चीफ मिनिस्टर को गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंट करते हैं। क्लोज 2 क्या कहता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। ठीक है, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वैसे स्टेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लॉज 3 क्या कहता है? गवर्नर एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ्स ऑफ द मिनिस्टर। ठीक है, मिनिस्टर का जो ओथ है वो गवर्नर एडमिनिस्टर करते हैं। नाउ आर्टिकल 164 क्लॉज 4, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ए मिनिस्टर हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली शैल सीज टू बी ए मिनिस्टर एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनना होगा तभी वो मिनिस्टर रह सकता है, नहीं तो वो 6 महीने तक रह सकता है। 6 महीने के अंदर कोई भी एक सीट से उन्हें जीत के आना होगा। और एक ऑप्शन है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनना, क्योंकि ऐसा भी एक ऑप्शन है कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होना कोई जरूरी नहीं है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होने से भी काम चलेगा। पर देखिए उत्तराखंड में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, इसलिए उन्हें लेजिस्लेटिव असेंबली सीट में जीत के आना होगा। राइट, अब आपसे मेरा एक सवाल है, आर्टिकल 164 तो आप स्टेट से रिलेट कर सकते हो, अब इसी तरह सेंटर के लिए कौन सा आर्टिकल है? मतलब इधर तो चीफ मिनिस्टर है ना, इसके जगह पे प्राइम मिनिस्टर होगा, और इधर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसके जगह पर लोकसभा होगा। तो कौन सा आर्टिकल है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको सारे न्यूज़ अच्छी तरह समझ में आया होगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।